क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द हड़प्पास, ठीक है। हड़प्पास जो हमें पता है, इफ वी गो बैक टू इन आवर हिस्ट्री, हमारा जो है हिस्ट्री के अगर हम बहुत पुराने समय से अगर हम देखें तो हम जो है एक बहुत ही बड़ा सिविलाइजेशन का पार्ट थे। द सिविलाइजेशन वाज कॉल्ड इंडस वैली, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, और उसको एसएमएस में बोला जाता है हिंदू घाटी सभ्यता, ठीक है, हिंदू घाटी, ठीक है, हिंदू घाटी सभ्यता, ठीक है। सो वो जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो है क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन इज हड़प्पन वेपन्स वेर मेड ऑफ, ठीक है। तो हड़प्पन्स जो है वो लोग रहते थे, तो वो वेपन्स किस जो है वेपन्स का जो है वो यूज किया करते थे, ठीक है। सो ऑप्शन है स्टोन्स के वेपन्स का, ऑप्शन बी है कॉपर के वेपन्स का, ऑप्शन सी है ब्रॉन्ज के वेपन्स का, या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। जो है हड़प्पन जो लोग थे वो कौन से टाइप का वेपन्स यूज किया करते थे? द करेक्ट आंसर वुड बी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। हड़प्पन जो एज है उसको ब्रॉन्ज एज बोला जाता था, ठीक है, ब्रॉन्ज एज बोला जाता है, ठीक है। हड़प्पन्स को जो है ब्रॉन्ज एज में कंसीडर किया जाता था। तो अगर उनको जो है अगर ब्रॉन्ज एज में, ब्रॉन्ज पीरियड में अगर उनको कंसीडर किया जाता है, देन ऑब्वियस सी बात है जो उन्होंने जो है ब्रॉन्ज का भी यूज किया ही होगा अपने जो है वेपन्स बनाने के लिए। स्टोन एज जो है वो स्टोन एज के जो लोग थे वो काफी पुराने समय थे, मतलब हड़प्पन से भी पुराने लोग थे, तो अगर वो स्टोन्स का यूज करते हैं देन ऑब्वियसली हड़प्पन्स भी यूज करते होंगे। एंड कॉपर्स का जो है हमें एविडेंसेस मिला है, ठीक है, जो जहां से उन्होंने खुदाई की है वहां पे जो है कॉपर का एविडेंसेस मिला गया, ठीक है। हड़प्पन्स आर रेफर्ड टू एज ब्रॉन्ज एज कल्चर, जो है वसंत शिंदे जी है, उन्होंने बोला है कि दे वर कंसिडर्ड एज ब्रॉन्ज एज कल्चर एंड दे यूज्ड कॉपर एंड ब्रॉन्ज टू मैन्युफैक्चर एक्सेस, जो है कुल्हाड़ जो है एक्सेस बनाने के लिए और एडजेस बनाने के लिए, नाइफ्स बनाने के लिए, चाकू वगैरह बनाते थे, फिश हुक्स बनाने के लिए, चिजल्स बनाने के लिए, पॉट्स बनाने के लिए, ज्वेलरी बनाने के लिए जो है वो वेपन्स का यूज किया जाता था और ज्वेलरी के फॉर्म में भी पहना जाता था, ठीक है। कॉपर की चीजों को जो है ज्वेलरी के रूप में भी पहना जाता था। फॉर बैंगल्स, बीड्स और डेनिम स्ट्रिप्स का भी यूज किया जाता था, ठीक है। हाउएवर मेस वाज ऑलवेज मेड अप ऑफ वेपन स्टोन, ठीक है, जो मेस होता था वो हमेशा जो है स्टोन का यूज करके बनाया जाता था। तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अगर आपको ये ना समझ आए ऑप्शन में ये तीनों ना हो बट ब्रॉन्ज हो, ठीक है, ब्रॉन्ज हो और साथ में आपको अगर यहाँ पे लिख दिया जाए जैसे कि लकड़ी, वुड, तो आपको जो है आंसर में ब्रॉन्ज टिक करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी भी पढ़ा कि हड़प्पन्स वे रिफर्ड टू एज ब्रॉन्ज एज कल्चर, ठीक है। ब्रॉन्ज जो है आपका, जो अगर आपको कुछ समझना है तो आप ब्रॉन्ज पे टिक करके आ जाइएगा, ठीक है। The next question would be which one of the following is the feature of हड़प्पन civilization? हड़प्पन civilization का जो है फीचर्स क्या क्या है? सबसे पहला जो है that is urban planning, number 2 is drainage system, number 3 is citadel and lower town, and the option D is all of the above, ठीक है। all of these, ये चारों में से कौन सा ऑप्शन है? The correct answer would be all of this, ठीक है। हड़प्पन जो civilization है वहां पे हमें अर्बन प्लानिंग भी देखने को मिलता है, ड्रेनेज सिस्टम भी देखने को मिलता है, सिटाडेल एंड लोअर टाउन, ठीक है। अर्बन प्लानिंग जो है वो लोगों ने काफ़ी अच्छा अर्बन प्लानिंग किया गया था, वहाँ पे जो है घर जो है एक लेवल पे बनाए गए थे, ठीक है। अर्बन जो एरियाज थे, ठीक है, वहाँ पे जो घर एक लेवल पे बनाया गया था, वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम इतना बढ़िया था कि वो जो है ड्रेनेज जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी करती थी, कहीं कहीं पे जगह पे दे यूज टू इंटरसेक्ट, ठीक है। तो ड्रेनेज सिस्टम उनका जो है काफ़ी अच्छा था। अर्बन प्लानिंग उनके जो है अर्बन प्लानिंग जो है उन पे देखने को मिला था। एंड सिटाडेल एंड लोअर टाउन, सिटाडेल एंड लोअर टाउन मतलब सिटाडेल जो है वो जो ऐसा माना जाता है कि हड़प्पन के जो लोग थे, जो अमीर क्लास के लोग थे, वो लोग सिटाडेल में रहते थे। सिटाडेल जो है वो एक हायर प्लेटफॉर्म पे जो है घर उनके बनाए जाते थे और लोअर टाउन में जो है जो कॉमन मैन, जनरल पब्लिक जो है वो लोअर टाउन में रहती थी और सिटाडेल में जो है वो जो रिच पीपल है वो उनको जो है वो सिटाडेल में रहते थे, ठीक है। सो ये जो है उनके जो है उनके फीचर्स थे हड़प्पन सिविलाइजेशन का। द सिटीज वर नोटेड फॉर देयर अर्बन प्लानिंग, ठीक है, अर्बन प्लानिंग उनका काफी अच्छा था। बेक्ड ब्रिक का जो है, ब्रिक्स जो है ईंटों का जो है, बेक्ड ईंट का जो है उनका घर बनाया जाता था। बहुत इलाबोरेट ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाता था। वाटर सप्लाई सिस्टम उनका अच्छा था। क्लस्टर ऑफ लार्ज नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स जो है उनके थे। एंड न्यू टेक्निक्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट भी उनके अच्छे थे। और मेटलर्जी हम लोगों ने अभी भी बात की थी, मेटल्स, कॉपर, ब्रॉन्ज, लेड, टीन, ये सब का जो है यूज किया जाता था, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी विच वन ऑफ दिस वेर नॉट वर्शिप्ड बाय हड़प्पन्स, ठीक है, किसको जो है वो वर्शिप नहीं करते थे, ठीक है, नेचर, गॉडेस, इंद्रा या पशुपतिनाथ, ठीक है। ये जो है 4 ऑप्शंस है, अगर आपको आता है देन यू कैन राइट डाउन इन द आंसर, जो है आंसर वुड बी सी, इंद्रा। इंद्रा को जो है हड़प्पन्स पूजा नहीं करते थे, बट नेचर, गॉडेस और पशुपतिनाथ को जो है वो लोग पूजा क्या करते थे, ठीक है। द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस दैट वाज कंसिडर्ड एज शक्ति, शक्ति का रूप माना गया है किसको, मदर गॉडेसेस को, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ न्यूमरस टेराकोटा फिगरिन्स, उनके जो है जब हड़प्पा की खुदाई हुई वहां पे जो है टेराकोटा के फिगरिन्स हमें मिले, ठीक है, टेराकोटा के जो है फिगरिन्स मिले जिसमें हमें शक्ति का रूप को देखने को मिलता है, ठीक है। और शिवा का जो है उनका पूजा भी किया जाता था, ठीक है, उनको बोला जाता था पशुपतिनाथ, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ फिगर डेटी विच हैड 3 फेसेस, ठीक है, वन विथ हॉर्न्ड हेड ड्रेस, सिटिंग क्रॉस लेग्ड इन ए योगिक पोस्चर। योगिक पोस्चर में जो है एक हमें एक फिगर मिला गया है जिसको जो है शिवा के नाम से बोला जाता है, और उनको जो है एनिमल्स के साथ जो है सराउंडेड थे। कौन कौन से एनिमल्स पाए गए थे, बफेलो, राइनोसोरस, डियर, टाइगर, ठीक है, ये जो सारे जो है एनिमल्स पाए गए थे, ठीक है। और योगा, शिवा को जो है देखा गया है मतलब वो जो है योगिक पोस्चर में बैठे हुए थे, योगिक पोस्चर में बैठे गए थे, और प्लांट्स और फ्लावर्स जो उनके हेड से इमर्ज कर रहे थे, ठीक है। वो जो वो फिगर था, जो टेराकोटा का फिगर था, उसमें जो है सर से जो है प्लांट्स और फ्लावर्स जो है वो निकल के आ रहे थे, ठीक है। इसीलिए जो है क्योंकि वो इस तरीके से जो है उन्होंने किया, इस तरीके का फिगर्स बनाया, तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि वो जो है शिवा का पूजा करते थे, एंड शक्ति, मदर गॉडेसेस का भी पूजा करते थे, ठीक है। और वो जो है वर्शिप ऑफ ट्री, फायर, वाटर, प्रोबेबली सन सीम हैज बीन द प्रोमिनेंट फीचर ऑफ इंडस पीपल, मतलब वो जो है नेचर का वर्शिप जो है करते थे, ठीक है। वो किसका वर्शिप करते थे, नेचर का इंक्लूड करते थे, ट्री, पेड़ों का पूजा, फायर, अग्नि का पूजा, और वाटर का भी पूजा करते थे। बट इंद्रा का पूजा जो है वो हमें अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड में देखने को मिला था। किसका पूजा, इंद्र का पूजा हमें अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड में हमें देखने को मिला था, ठीक है, नॉट इन हड़प्पन बट ड्यूरिंग अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो डिक्लाइन है उसका रीजन क्या क्या हो सकते हैं, क्लाइमेट चेंज, फ्लड, डिफॉरेस्टेशन, ऑल ऑफ द अबव। द आंसर वुड बी डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। बहुत सारे थ्योरीज दिए हैं बहुत सारे स्कॉलर्स ने, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन किस तरीके से हुआ। तो बहुत लोग मानते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है क्योंकि वहाँ पे एक नदी बहती थी जिसको हम अभी सरस्वती नदी बोलते हैं, ठीक है, वो नदी बहती थी, वो नदी जो है वो सूख गई, वो ड्राई अप हो गई, इसी की वजह से क्लाइमेट चेंज में के वजह से भी जो है बहुत स्कॉलर्स मानते हैं कि उनका जो है एक्सटिंक्शन हो गया, किनका, हड़प्पन पीपल का, हड़प्पन कल्चर का। फ्लड्स आए होंगे, कोई एक डिवास्टेटिंग फ्लड उस तरीके से आया होगा कि उसके वजह से जो है डिक्लाइन हो गया हड़प्पन सिविलाइजेशन का। डिफॉरेस्टेशन जो है लोगों ने काफ़ी किया होगा, इसके वजह से भी जो है खेती करना इम्पॉसिबल हो गया होगा, इसीलिए लोग जो है डिक्लाइन हो गए। तो ये सारे भी माना जाता है। और कोई आर्यन इन्वेजन थ्योरी भी देते हैं, आर्यन इन्वेजन थ्योरी भी देते हैं कि आर्यंस ने अटैक किया, इसके वजह से जो है डिक्लाइन हो गया, ठीक है। So drying up of Saraswati river, we were talking about that. So the next question is where is the Vasudhaiva Kutumbakam taken from? Vasudhaiva Kutumbakam जो है ये G20 का जो है मोटो था, वसुधैव कुटुंबकम, वो कौन से उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन ए महाउपनिषद, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आने का चांसेस बहुत हाई है, इसको अगर आप याद कर ले अभी देन दैट वुड बी वेरी गुड, ठीक है। मुंडका उपनिषद, आरण्यकास और अथर्ववेद, ये चारों ऑप्शन है, इसमें से करेक्ट ऑप्शन अगर आपको आता है देन दैट इज वेरी गुड, ठीक है। इसका आंसर जो है महाउपनिषद से लिया गया है, वसुधैव कुटुंबकम जो है महाउपनिषद से लिया गया है, ठीक है। वसुधैव कुटुंबकम इज द philosophy that inculcates an understanding that whole world is one family. वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली। देखिए हमारा कल्चर जो है कितना रिच था, कितना फॉरवर्ड लुकिंग था, ठीक है, अपने समय से कितना फॉरवर्ड लुकिंग था, जब हम लोगों को बोला करते दैट वन वर्ल्ड इज आवर फैमिली, वन वर्ल्ड इज आवर फैमिली, द वर्ल्ड इज आवर फैमिली, वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। दिस इज, वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ आवर कल्चर, ठीक है, हमारे कल्चर के लिए हमें बहुत ज़्यादा प्राउड होना चाहिए, ठीक है।
एंड इट ट्राइज टू फॉस्टर, ये हमारे अंदर ये इंकलकेट करना चाहते हैं कि द होल ह्यूमैनिटी इज अ फैमिली। हम जो है डिवाइड करने लग जाते हैं लोगों को, हमें उस तरीके से डिवाइड नहीं करना चाहिए, बट द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली, हम जो है सब एक फैमिली का ही हिस्सा है, ठीक है। और ये कहाँ पे देखने को मिला था? चैप्टर 6 में देखने को मिला था, ऋग्वेद के महाउपनिषद में, ठीक है। सॉरी, महाउपनिषद में जो है पहली बार हमें देखने को मिला था, और इसका जो है हमें मेंशन कहाँ पे देखने को मिलता है? ऋग्वेद में भी देखने को मिलता है, ठीक है। ऋग्वेद में भी हमें इसको देखने को मिलता है, लेकिन आपको आंसर याद रखना है, मुंडका उपनिषद में जो है इसका जो है मेंशन हमें पहली बार देखने को मिला, ठीक है। वसुदेव कुटुंबकम जो है G20 का जो है वो भी थीम था, ये भी आपको याद रखना, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वॉज नोन एज वितास्ता? वितास्ता जो है वो कौन सी नदी को बोला जाता है, ठीक है। वितास्ता वॉज द ओल्ड नेम ऑफ विच रिवर? ए तीस्ता, बी भारतपुजा, सी इंडस या डी झेलम। ये चारों नदी का ऑप्शन है। वितास्ता कौन सी नदी का नाम है, ठीक है। तो वितास्तक जो है वो झेलम नदी का नाम है, ठीक है। झेलम नदी का जो है नाम है वितास्ता, ठीक है। द रीजन ऑफ सप्त सिंधु, सप्त सिंधु जो है नदी थी, यहाँ पे 7 नदी थी, वो नदी का जो है कौन कौन सी नदी थी? सरस्वती, इंडस और 5 इंडस की ट्रिब्यूटरीज। इंडस जो नदी है उसकी 5 ट्रिब्यूटरी है, झेलम, चेनाब, ब्यास, रवि, सतलज, ठीक है। झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास और सतलज जो है 5 नदी, सरस्वती और इंडस, ये 7 नदी का जो है सप्त सिंधव रीजन बोला जाता था, ठीक है। सुतुद्री सतलज को बोला जाता, परुष्णी रवि को बोला जाता, असिकनी चेनाब को बोला जाता, वितास्ता झेलम को बोला जाता था, और विपास किसको बोला जाता था? ब्यास को, ठीक है। ब्यास नदी को विपास बोला जाता था, ठीक है। जो ये पूरा प्रीवियस क्वेश्चन था उससे मेरे दिमाग में आपको एक क्वेश्चन याद आया, मैं आपको क्वेश्चन करती हूँ। वेयर वॉज सत्यमेव जयते टेकन फ्रॉम? सत्यमेव जयते जो है वो कौन टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया था? अगर आपको ये आंसर आता है देन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। सो ये हमने पढ़ लिया। झेलम को जो क्या बोला जाता है? वितास्ता बोला जाता है झेलम को, ठीक है। आपको ये नदियों के नाम आपको याद कर लेने होंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब डैश इज द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा जी? गौतम बुद्धा जी का जो है बर्थ प्लेस कौन से जगह को माना जाता है, ठीक है। ए कलिंग, बी सारनाथ, सी लुम्बिनी या डी कुशीनगर। ये चारों जो ऑप्शन है, बुद्धा जी का जो है बर्थ प्लेस कौन सा है? सो द करेक्ट आंसर इज सी लुम्बिनी। लुम्बिनी जो है वो बुद्धा जी का जो है बर्थ प्लेस माना जाता है। लुम्बिनी इज द बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट ऑफ रूपनदेही डिस्ट्रिक्ट ऑफ लुम्बिनी प्रोविंस इन नेपाल, ठीक है। रूपनदेही जो है डिस्ट्रिक्ट है लुम्बिनी प्रोविंस का, वहां पे जो है माना जाता है कि बुद्धा जी का जो है जन्म हुआ था, ठीक है। क्वीन महामाया देवी ने ने जो है बर्थ दिया था, और उनका जो है बुद्धा जी का जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ गौतम, ठीक है। और जो है 4 इंपॉर्टेंट साइट्स है पिलग्रिमेज के फॉर बुद्धिस्ट पीपल, उनके जो है 4 इंपॉर्टेंट साइट्स है, वो है लुम्बिनी द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा जी, बोध गया जहाँ पे उनको इनलाइटनमेंट हुआ था, ठीक है। उनको जो है इनलाइटनमेंट हुआ था, उसको बोध गया वो प्लेस है, वो बोधि ट्री के ऊपर बैठे थे, एक बोधि ट्री के ऊपर बैठे थे, और वहाँ पे उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसीलिए बोध गया जो है इंपॉर्टेंट जगह होता है। सारनाथ जहाँ पे उन्होंने पहला जो है अपना सरमन दिया था, उन्होंने जो है धर्मचक्र प्रवर्तना का जो है पहला सरमन जो दिया था, और कुशीनगर जहाँ पे उनको परिनिर्वाणा जो है वो प्राप्त हुआ था, ठीक है। उन्होंने जो उनकी बॉडी ने अपने सोल को जो है वो रिलीज कर दिया था, वो जगह कुशीनगर था, ठीक है। तो ये बुद्धा जी के लाइफ का जो 4 इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट है उनको आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3 बास्केट? 3 बास्केट का मीनिंग क्या है? ए तीर्थंकर, बी त्रिरत्न, सी त्रिपिटक और डी त्रिशूला। सो द करेक्ट आंसर वुड बी त्रिपिटक, ठीक है। त्रिपिटक जो है वो 3 बास्केट का मीनिंग है, ठीक है। नन ऑफ द बुद्धा स्पीचेस वे रिटन डाउन ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। उनके जितने भी उनका जो जीवन काल है उसमें जो है उनका कोई भी जो स्पीचेस है उसको लिखा नहीं गया था, बट आफ्टर जब उनके बॉडी जो है उनके सोल ने जो डिपार्ट कर दिया था, जब उसके बाद जो उनके जो स्टूडेंट्स हैं, उनके डिसाइपल्स हैं, उन्होंने जो है कंपाइल करना शुरू किया, ठीक है। वो जो है वैशाली पे मिले, बहुत सारे मॉन्क्स जो है उनके डिसाइपल जो है वो वैशाली में मिले, और उन्होंने जो है कंपाइल किया किसको? त्रिपिटक को। त्रिपिटक मतलब 3 बास्केट्स, ठीक है। त्रिपिटक है जो तो इंपॉर्टेंट 3 जो त्रिपिटक है दैट इज विनय पिटक, सुत्त पिटक एंड अभिधम्म पिटक।
ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दीज क्वेश्चंस जो भी क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पे, वो सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड काउंसिल ऑफ बुद्धिज्म वाज हेल्ड इन। आपको याद रखना है 4 काउंसिल ऑफ बुद्धिज्म हुए थे, ठीक है, 4 काउंसिल्स हुए थे बुद्धिज्म में। सो सेकेंड काउंसिल कहाँ पे किया गया था, ठीक है, ए वैशाली, बी राजगृह, सी पाटलिपुत्र या डी कश्मीर, ठीक है। कहाँ पे जो है सेकेंड काउंसिल जो है कंडक्ट किया गया था। सो आंसर इज ए वैशाली। वैशाली में जो है सेकेंड जो है बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज जो है बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वहाँ पे हुआ था, ठीक है। सो 4 बुद्धिस्ट मेजर काउंसिल्स थे यहाँ पे हम लोगों ने बताया। फर्स्ट काउंसिल जो है वो कहाँ पे हुआ था, इट वॉज हैपेंड इन राजगृह, ये आपको याद रखना है। फर्स्ट जो है वो राजगृह में हुआ था, सेकेंड जो है वो वैशाली में हुआ था, जहाँ जो इसका करेक्ट आंसर है वैशाली में हुआ था। थर्ड जो है वो पाटलिपुत्र में हुआ था, और फोर्थ जो है वो कश्मीर में हुआ था। ये आपको याद रखना। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए देन आप जो है टेलीग्राम जो ग्रुप है उस पर ज्वाइन आप कर सकते हैं, वहाँ पे आपको जो है ये पूरा जो है पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंगा एंड उपांगा आर सैक्रेड टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन। अंगा और उपांगा जो है वो सैक्रेड टेक्स्ट है, सैक्रेड बुक्स है, इंपॉर्टेंट बुक्स है, वो कौन सी रिलीजन का है। ऑप्शन ए जैनिज्म, ऑप्शन बी बुद्धिज्म, ऑप्शन सी हिंदुइज्म, ऑप्शन डी सिखिज्म। ये चारों ऑप्शंस है। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है जैनिज्म। जैनिज्म का जो है ये सैक्रेड बुक्स है, ठीक है। अंगा उसको क्या बोला जाता है, अगामास, ठीक है, अगामास बोला जाता है। जो लोकल लैंग्वेज है उसमें अगामास बोला जाता है, दैट आर 45 जैन टेक्स्ट, ठीक है, ऑन तीर्थंकरास डिस्कोर्स, ठीक है। जो 24 जैनिज्म में 24 तीर्थंकरास थे, 24 गुरुज थे, ऐसे गुरुज आप समझ सकते हैं, 24 तीर्थंकर्स थे। तो उन्होंने जो है जो उनके जो है उनको वाणी, उनके जो ज्ञान है उन्होंने जो है बुक्स में लिखे, दैट इज कॉल्ड अंगास, ठीक है। अंगास जो है वो किसके रिलीजन के सैक्रेड बुक्स है, वो है आपके जैनिज्म के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट जैन काउंसिल वाज हेल्ड एट। जिस तरीके से बुद्धिज्म में 4 काउंसिल्स हुए थे, जैनिज्म में भी 2 काउंसिल हुए थे, ठीक है। 2 काउंसिल जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो जैन काउंसिल है वो कहाँ पे कंडक्ट किया गया था। ऑप्शन ए वल्लभी, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी कन्नौज या ऑप्शन डी इलाहाबाद। सो द करेक्ट आंसर इज बी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में जो है फर्स्ट जैन काउंसिल जो है वो हुआ था, ठीक है। जैन काउंसिल जो है 2 जैन काउंसिल हुए थे। पहला जो है पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है, और सेकंड जो है वो वल्लभी में हुआ था। ये याद रखना है आपको, वल्लभी में और सेकंड जैन काउंसिल हुआ था, और पाटलिपुत्र में जो है फर्स्ट जैन काउंसिल हुआ था। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू इन्वेड इंडिया। पहले मुस्लिम शासक जिन्होंने इंडिया को इन्वेड किया। ऑप्शंस यहाँ पे है। ऑप्शन ए महमूद ऑफ गजनी, गजनी के जो है महमूद, उन्होंने किया था। ऑप्शन बी मोहम्मद बिन कासिम, क्या उन्होंने किया था। ऑप्शन सी मोहम्मद घोरी या ऑप्शन डी बहलुल लोधी। ये 4 ऑप्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए जो है हमें इसको पढ़ना ज़रूरी बन जाता है, ठीक है। तो द आंसर इज बी मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ही वॉज द फर्स्ट एवर मुस्लिम इन्वेजन, ठीक है। पहली बार जो है 1712 AD में हमने पहली बार जो है मुस्लिम जो है इन्वेजन देखा है इंडिया में। पहली बार जो है मोहम्मद बिन कासिम ने जो है अटैक किया था, ठीक है। एंड सिंध प्रोविंस, जो हमारे सिंध प्रोविंस थी, वहाँ पे जो है उन्होंने अटैक किया था, ठीक है। मोहम्मद सुल्तान महमूद, जो गजनी के महमूद जो थे, वो 17 बार इंडिया में आए लूटने के पर्पस से, ठीक है। लूटने के पर्पस से सोमनाथ टेम्पल जो है, अगर आपको याद हो तो सोमनाथ टेम्पल भी उन्होंने ही लूटा था। 17 टाइम्स जो है मोहम्मद गजनी आए थे और उन्होंने इंडिया को जो है लूटा था। हमारे पास इतना धन था कि उन्होंने 17 बार लूटा, और 17 बार भी वो खाली नहीं कर पाए क्योंकि इतना धन था हमारे पास। ये याद रखना है, फर्स्ट टाइम जो है मोहम्मद बिन कासिम, 17 टाइम्स मोहम्मद गजनी, और मोहम्मद घोरी ने जो है दिल्ली सल्तनत, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का जो है नींव रखा था। ही वॉज द फाउंडेशन, ही केप्ट द फाउंडेशन, ही लेड द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। एंड बहलुल लोधी जो है वो लोधी डायनेस्टी के थे। ये आपको याद रखना है। मोहम्मद घोरी जो है फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन किताब अल हिंद। किताब अल हिंद जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, वो किसने लिखा है। ऑप्शन ए अल बिरूनी, ऑप्शन बी हकीम निशापुरी, ऑप्शन सी जुवानी या फिर ऑप्शन डी मलिक इब्न दिनार, ठीक है। जो है करेक्ट आंसर जो है वो है
अल बिरूनी ने जो है वो उन्होंने लिखा है किताब अल हिंद, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम स्कॉलर टू स्टडी इंडिया इन इट्स ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन। अल बिरूनी ने जो है जो किताब अल हिंद जो है अल बिरूनी ने लिखा है, उसके साथ उन्होंने पहली बार जो है ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन, हमारे इंडिया में 4 वर्ण थे, उसमें जो है ब्राह्मण जो है सबसे टॉप जो है वर्णा में सबसे ऊपर जो है वो आते थे, तो उनके बारे में अल बिरूनी ने काफ़ी ज़्यादा जो पढ़ा है, ठीक है। और किताब अल हिंद में ये भी अप्रिशिएट किया गया है कि हमने जो है टैंक्स बनाए थे, रिजर्वेयर्स बनाए थे, कहाँ पे? अपने होली प्लेसेस में, हमारे मंदिरों के बाहर जो है टैंक्स जो हम लोगों ने बनाए थे, उसके बारे में जो है पहली बार जो है तारीफ किया था किन्होंने? अल बिरूनी जी ने अपने किताब में, ठीक है। किताब अल हिंद में जो उन्होंने इंडिया के बारे में, जो भारत था उस समय का जो भारत था उसके बारे में उन्होंने काफ़ी अच्छा जो है डिस्क्रिप्शन दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट अकबरनामा? अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी अबुल फजल, ऑप्शन सी फैजी, ऑप्शन डी हुमायूं, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस है, हम देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर है अबुल फजल। अबुल फजल ने जो है अकबरनामा लिखा था, ठीक है। अबुल फजल ने अकबरनामा के साथ साथ अकबरनामा तो उन्होंने लिखा ही, आइन अकबरी और पर्शियन ट्रांसलेशन किया था बाइबल का। बाइबल को उन्होंने पढ़ा था, फिर उसके बाद उन्होंने उसको पर्शियन में ट्रांसलेट किया था, ठीक है। पर्शियन में उन्होंने ट्रांसलेट किया था और आइन अकबरी भी उन्होंने ही लिखा था। अंडरस्टूड? तो आपको याद रखना है अकबरनामा, आइन अकबरी और पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल किसने किया था? अबुल फजल के द्वारा किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत मार्क द बिगिनिंग ऑफ? पहला बैटल ऑफ पानीपत का पहला युद्ध क्या डिमार्केट किया था, कि कौन से जो है शासन का जो है शुरुआत देखने को हमें मिला था? ऑप्शन ए मुगल रूल, ऑप्शन बी अफगान रूल, ऑप्शन सी टर्किश रूल या फिर राजपूत रूल। कौन से जो है करेक्ट आंसर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानीपत में 3 युद्ध लड़े गए थे, ठीक है। तो वो कौन से जो रूल है शुरुआत यहाँ पे हमें देखने को मिला था? सो द करेक्ट आंसर इज मुगल रूल इन इंडिया, ठीक है। सो ये जो है दिल्ली के नॉर्थ में है, पानीपत जो है हरियाणा में है, दिल्ली अगर यहाँ है तो उसके ऊपर है, ठीक है। नॉर्थ में अगर हम जाएंगे तो हरियाणा में पानीपत जो है डिस्ट्रिक्ट है एक, वहाँ पे 3 जो है बड़े युद्ध लड़े गए थे, ठीक है। पानीपत के जो है 3 बड़े युद्ध लड़े गए थे। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत एंड थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। अगर आपको ये पता है कि तीनों युद्ध किसके बीच में लड़े गए थे, देन आप जो है यहाँ पे आप आंसर में बता सकते हैं, ठीक है। कौन कौन जो है शासक थे, कौन कौन से जो रूलर्स थे, किन किन के बीच में ये युद्ध जो है लड़ा गया था, ये जो है फाइट जो है बैटल हुआ था वो किन किन राजाओं के बीच में हुआ था। अगर आपको आता है देन दैट इज वेरी गुड, आप जो है कमेंट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। रज़्मनामा इज द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ, पर्शियन ट्रांसलेशन है वो कौन सी बुक का? ऑप्शन है पंचतंत्र, ऑप्शन बी रामायण, ऑप्शन सी महाभारत और या फिर कथा सारित्सागरा। ये चारों ऑप्शंस है। इनमें रज़्मनामा जो है वो ट्रांसलेटेड बुक है, ठीक है। ट्रांसलेटेड, जैसे हमने पढ़ा था अबुल फजल ने जो है बाइबल का पर्शियन ट्रांसलेशन किया था, तो रज़्मनामा जो है इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन से बुक का जो है पर्शियन ट्रांसलेशन है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज महाभारत। महाभारत का जो है ये पर्शियन ट्रांसलेशन है, ठीक है। महाभारत का जो है ये पर्शियन ट्रांसलेशन है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एम्परर अकबर के समय जो है ये रज़्मनामा लिखा गया था, ठीक है। और जितने भी 18 अध्याय है, 18 चैप्टर्स है, ठीक है, 18 बुक्स है महाभारत के, और ये 18 के 18 बुक को जो है संस्कृत से पर्शियन में ट्रांसलेट करवाया गया था। रज़्मनामा का मतलब द बुक ऑफ वॉर्स होता है, ठीक है। युद्ध के बुक ऑफ वॉर्स बोला जाता है रज़्मनामा को, ठीक है। तो उसको संस्कृत से पर्शियन में ट्रांसलेट करवाया गया था, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है। रज़्मनामा कौन से एम्परर के समय? एम्परर अकबर के समय, मुगल रूल के समय जो है रज़्मनामा को ट्रांसलेट किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज इबादत खाना? इबादत खाना क्या है, ठीक है। ऑप्शन ए हॉल ऑफ प्रेयर, ऑप्शन बी पब्लिक हॉल ऑफ ऑडियंस, ऑप्शन सी प्राइवेट हॉल ऑफ ऑडियंस या फिर ऑप्शन डी सिंगिंग हॉल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुगल एम्पायर से ही क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज हॉल ऑफ प्रेयर, ठीक है। हॉल ऑफ प्रेयर जहाँ पे लोग प्रे करते थे उसको इबादत खाना बोला जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिल्ड द ग्रैंड ट्रंक रोड विच एक्सटेंडेड टू सोनारगांव, बंगाल से लेकर पंजाब तक। ग्रैंड ट्रंक रोड जो है किसने बनाया था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर या फिर ऑप्शन डी शेरशाह, ठीक है।
ये इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज शेरशाह। शेरशाह सूरी ने जो है ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड GT जिसको बोला जाता है, ग्रैंड ट्रंक रोड जो है बनाया था, वो बंगाल सोनार गांव से लेकर पंजाब तक जाता था। आप सोचिए कौन से ज़माने की हम बात कर रहे हैं, मुगल के रूल समय की हम बात कर रहे हैं। शेरशाह सूरी ने तब एक बड़ा सा रास्ता बनाया था जिसको हम ग्रैंड ट्रंक रोड भी बोलते हैं, ठीक है। और बंगाल से लेकर पंजाब, बंगाल से लेकर पंजाब तक जो है ये रास्ता जाता है, ठीक है। Which of the following traders came first to India during मुगल पीरियड? मुगल पीरियड के समय कौन से जो ट्रेडर्स थे यूरोप से जो है वो पहली बार आए थे, ठीक है। ऑप्शन ए पोर्चुगीज, ऑप्शन बी डच, ऑप्शन सी डेनिश या ऑप्शन डी ब्रिटिश। ऐसे क्वेश्चन जो है हमें कभी बहुत बार कंफ्यूज करते हैं, लेकिन अब जो है हम सॉल्व करेंगे तो कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाएगा। पहली बार जो है पोर्चुगीज जो ट्रेडर्स है वो पहली बार आए थे इंडिया में मुगल पीरियड के समय, ठीक है। पहली बार जो है वो आए थे पोर्चुगीज रूलर, ठीक है। सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज what kind of crisis existed during Mughal period in the first half of 18th century? फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, अभी आपको ये समझ जाना चाहिए, बहुत सारे ट्रेडर्स यूरोप से, बहुत सारे कंपनीज जो है जैसे कि हमारी ब्रिटिश कंपनी होगी, डच आए थे, फ्रेंच आए थे, पोर्टुगीज आए थे, डैनिश भी लोग आने लगे थे। तो फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में कौन सी क्राइसिस जो है मुगल को जो है वो देखने को मिला था? पहला जो है जागीरदारी क्राइसिस, ऑप्शन बी इज मनसबदारी सिस्टम क्राइसिस, जो मनसबदारी सिस्टम में जो क्राइसिस, ऑप्शन सी सोशल क्राइसिस, ऑप्शन डी इकोनॉमिक बैंक्रप्सी। इसका जो है करेक्ट आंसर है जागीरदारी क्राइसिस देखने को मिला था, ठीक है। जागीरदारी सिस्टम क्या होता था? एक प्लॉट ऑफ लैंड जो है दे दिया जाता था, जागीर्स बोला जाता था उनको, जिनको दिया जाता था वो जागीर्स बोला जाता था। ये एक इनहेरिटेबल प्रॉपर्टी नहीं होता था, जैसे बहुत सारे सिस्टम होता था, जैसे मनसबदारी सिस्टम होता था, वो उनके बच्चे, अगर वो मनसब है तो मनसबदार है तो उनके बच्चे भी जो है मनसबदार हो जाते थे। बट जागीरदारी सिस्टम वैसा नहीं होता था। जागीरदारी में जो है ये जो लैंड होता था वहाँ से जो रेवेन्यू होता था वो हमें जो है सरकार को कुछ देना पड़ता था और कुछ अपने पास वो रख लेते थे, ठीक है। तो पहली बार जो है जागीरदारी क्राइसिस जो है हमें देखने को मिला था, क्योंकि यहाँ लैंड के जो जागीर्स थे, मतलब जो ओनर्स थे, उन्होंने जो है अपना जो छोटा छोटा किंगडम टाइप में बनाना शुरू कर दिया था, ठीक है। वहाँ जब वो फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में जब उन्होंने प्रवेश किया तो इतना कोई स्ट्रांग रूलर नहीं था मुगल एम्पायर में, इसकी वजह से जागीर जितने भी जागीरदार थे वो अपना जो है छोटा छोटा उन्होंने एम्पायर बड़ा करना शुरू कर दिया था, जो पावरफुल जो जागीर थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज जागीरदारी सिस्टम? ये हम लोगों ने अभी पढ़ा। सिस्टम ऑफ इनहेरिटिंग प्रॉपर्टी, ऑप्शन बी टैक्स असाइनमेंट, ऑप्शन सी रिलीजियस असाइनमेंट या फिर ऑप्शन डी लैंड रेवेन्यू असाइनमेंट, ठीक है। दो करेक्ट आंसर इज इट इज अ लैंड रेवेन्यू असाइनमेंट। हमने बोला ना वो इनहेरिट नहीं कर सकते थे, मनसबदारी की तरह जो है बाप जो है अगर मनसबदार है तो बेटा भी मनसबदार बनेगा, ऐसा नहीं है। जागीरदारी जो है लैंड रेवेन्यू, वहाँ से जो है आप जो है लैंड रेवेन्यू, वहाँ से जो है रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे और कुछ जो है सरकार को देंगे और कुछ अपने पास रखेंगे, ठीक है। तो लैंड का जो है जागीर्स बनाया जाता था, उनको हम लोगों ने डिस्कस किया, जहाँ पे जो है वो सर्विस प्रोवाइड करते थे स्टेट को, ठीक है। जो है वो ट्रांसफर नहीं कर सकते लैंड को, वो किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, और रेवेन्यू जो है वो क्या करते हैं, रेवेन्यू इनकम जनरेट करते थे और कुछ सरकार को देते थे और कुछ अपने पास रख लेते थे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और ये जो है पावरफुल हो गए थे कहाँ पे? अर्ली 18th सेंचुरी में जो है वो पावरफुल हो गए थे, ठीक है। इन विच ईयर बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी हम ये कंसिडर करते हैं, बहुत सारे हिस्टोरियंस ये कंसिडर करते हैं जब बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया था, मतलब तब हम समझ गए थे कि वहां से जो है अंग्रेजों का शासन इंडिया के ऊपर हो गया था, ठीक है। बहुत सारे राइटर्स क्या बोलते हैं, फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन, हम इस तरीके से काउंट करते हैं कि प्लासी के बाद पार्टीशन तक जो है उसको हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कंसिडर करते हैं, ठीक है। सो प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ऑप्शंस है 1757, 1767, 1769, 1784। तो ये तो आपको याद कर ही लेना होगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1757 में जो है बैटल ऑफ प्लासी जो है लड़ा गया था, किसके बीच में? नवाब ऑफ बंगाल एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो है लड़ा गया था बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। और इसके वजह से क्या हुआ, फ्रेंच और ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों ने मिलकर, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो याद रखना है वो ब्रिटिशर्स थी, और फ्रेंच जो है वो जो है फ्रेंच लोग थे, वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो ब्रिटिश एनेक्सेशन हमें देखने को मिला था बंगाल में, पहली बार जो है उन्होंने एनेक्स कर लिया था, उन्होंने जो वो जो लैंड है वो उन्होंने वो जीत लिया था, ठीक है। ये आपको याद रखना है।
The English general was defeated in Indian rulers. The English general was defeated the Indian rulers in Battle of Buxar Wall. कौन से इंग्लिश जनरल ने इंडियन रूलर्स को हरा दिया था बैटल ऑफ बक्सर में? ठीक है, ये क्वेश्चन है कि कौन से इंग्लिश रूलर थे जिन्होंने जो है इंडियंस को हरा दिया था ड्यूरिंग बैटल ऑफ बक्सर. तो ऑप्शन है ए इज एडमिरल वॉटसन, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहाउजी, ऑप्शन सी मेजर मुनरो या फिर ऑप्शन डी दैट इज गोल्डस्मिथ. द करेक्ट आंसर इज मेजर मुनरो. मेजर हेक्टर मुनरो थे, उन्होंने बैटल ऑफ बक्सर जो है लड़ा था किसके खिलाफ? मीर जाफर के खिलाफ था. ठीक है, मीर जाफर के खिलाफ जो था. और अगर आपको यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव, अगर यहाँ पे ऑप्शन की जगह रॉबर्ट क्लाइव अगर लिखा है मेजर मुनरो की जगह, तो आपको रॉबर्ट क्लाइव भी जो है उसको आपको चेक, मतलब उसको आपको टिक कर देना है. ठीक है, मेजर मुनरो या फिर स्लैश रॉबर्ट क्लाइव, तो आपको रॉबर्ट क्लाइव भी टिक कर सकते हैं. ठीक है, ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1853 में रेलवे लाइन जो है पहली बार बिछाया गया था. रेलवेज जो है पहली बार बिछाया गया था 1853 में. वो कहाँ से कहाँ तक बिछाया गया था? ठीक है, हावड़ा टू रानीगंज, ऑप्शन बी मद्रास टू अराकोनाम, ऑप्शन सी थाना टू पूना या फिर ऑप्शन डी मुंबई टू थाना. ठीक है, थाने जो है अभी करंट डे वहाँ, तो करेक्ट आंसर जो है वो है मुंबई टू थाने. ठीक है, मुंबई से लेकर थाने तक जो है पहली बार जो है हमें ट्रेन लाइन हमें देखने को मिला. ठीक है, सो 1853 हमें याद रखना है पहली बार रेलवेज का जो है फॉर्मेशन किया गया था. बोरी बंदर बॉम्बे से लेकर थाने तक जो है ये 34 किलोमीटर का जो है पहली बार जो हमने ट्रेन जो है यहाँ पे देखा, हम लोगों ने ट्रेन पहली बार यहाँ पे चली थी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ट सेंट डेविड जो फोर्ट है वो कहाँ पे है? ऑप्शन ए पौंडीचेरी, ऑप्शन बी कैलकाटा, ऑप्शन सी कुडलोर या फिर ऑप्शन डी चेन्नई. फोर्ट सेंट डेविड जो फोर्ट है वो कहाँ पे है? वो आंसर है कुडलकोर. ठीक है, ये जो है कुडलकोर, ये जो है इसका करेक्ट आंसर है. ठीक है, तो फोर्ट विलियम जो है आपको याद रखना है, 4 इंपॉर्टेंट फोर्ट्स थे. ठीक है, फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है, और ये आपको याद रखना है ये फोर्ट सेंट डेविड जो है जो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये कहाँ पे? कुडलकोर में. ठीक है, कुडलोर इन साउथ ऑफ चेन्नई. ठीक है, और ये जो है छोटा फोर्ट था इन कंपैरिजन टू जो बाकी 3 फोर्ट्स थे उनके कंपैरिजन में जो है ये काफी थोड़ा छोटा फोर्ट था. ठीक है, ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय. परमानेंट सेटलमेंट जो है वो किन्होंने इंट्रोड्यूस किया था? ऑप्शन ए वेलेस्ली, ऑप्शन बी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन सी कॉर्नवालिस या फिर ऑप्शन डी थॉमस मुनरो. परमानेंट सेटलमेंट वो किन्होंने इंट्रोड्यूस किया था? परमानेंट सेटलमेंट में क्या होता था कि आप जो है लैंड से आप एक परमानेंट टाइम में, लेट्स सपोज करते हैं 1 साल के बाद आपको एक लैंड दिया गया, आप जमींदार है उस लैंड के, आपको वो लैंड दिया गया, अभी आपको जो है वहाँ से रेवेन्यू निकाल के देना है. रेवेन्यू क्या किस तरीके से हो सकता है? या तो आप उनको लगान दे, ठीक है, हम जो लगान जो है टैक्स भरे, या तो फिर आप जो है वहाँ के प्रोड्यूस, वहाँ जो खेती हो रहा है वहाँ से आप कुछ हिस्सा सरकार को दे, उसको हम परमानेंट सेटलमेंट बोला जाता है. ठीक है, तो इंडिया क्योंकि इतना बड़ा, भारत जो था उस समय काफ़ी बड़ा था, तो उसको जो है डिस्ट्रिक्ट्स अगर आप देखें तो बंगाल जो है बहुत बड़ा था. मुंबई जो है, जो प्रेजेंट डे जो बॉम्बे जिसको हम बोलते थे, चेन्नई जो हो गए, ये तीनों जो है काफ़ी बड़े बड़े थे. तो वहाँ पे अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके के सेटलमेंट जो है उनको इंट्रोड्यूस करने का कोशिश किया था, क्योंकि अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे? हमसे लगान चाहते थे, हमसे रेवेन्यू, वो जो जितना हमें लूट सकते थे, कॉलोनियल लूट जिनको हम बोलते हैं, तो वो लूट जितना हमसे लूट सकते थे उसको वो हमसे लूटना चाहते थे. परमानेंट सेटलमेंट भी उसी का एक एग्जाम्पल है जिसमें एक समय आपको दिया जाता था. तो हम वो मैंने आपको बता दिया परमानेंट सेटलमेंट क्या था, किन्होंने इंट्रोड्यूस किया था. द आंसर इज कॉर्नवालिस. लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में जो है ये जो परमानेंट सेटलमेंट कहाँ पे लाया था? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लाया था. ठीक है, ये आपको याद रखना है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है परमानेंट सेटलमेंट लागू किया था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द महालवाड़ी सिस्टम द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू वाज गिवन टू. महालवाड़ी सिस्टम में चार्ज किसको दिया गया था? कलेक्शन. ठीक है, महालवाड़ी सिस्टम, रियायतवाड़ी सिस्टम और परमानेंट सेटलमेंट, ये तीनों थे क्या? रेवेन्यू कलेक्शन के तरीके. ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया परमानेंट सेटलमेंट के बारे में. महालवाड़ी सिस्टम जो है वो कलेक्टिंग रेवेन्यू जो है जमा करने का पावर किसके पास था? जमींदार के पास था, या रियॉट के पास था, या विलेज हेडमैन के पास था, या फिर कोई एजेंट के पास था? तो आंसर जो है वो है सी, विलेज हेडमैन. विलेज हेडमैन के पास जो था वो, उनके पास वो पावर था कि वो रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे.
परमानेंट सेटलमेंट में किसके पास था? जमींदार के पास। महलवाड़ी सिस्टम में किसके पास था? विलेज जो हेडमैन है वो ही कलेक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, ये भी उस इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए मैं इसका 2-3 क्वेश्चन बना के लाई हूँ, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस, रियोट सिस्टम थॉमस मुनरो, या महलवाड़ी सिस्टम हॉल्ट मैकेंजी। ये तीनों जो है ऑप्शंस है, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 1 and 2, ऑप्शन 3 2 and 3, या फिर ऑप्शन डी 1 2 and 3। तो करेक्ट आंसर लेट अस चेक। करेक्ट आंसर है 1 2 and 3। मतलब परमानेंट सेटलमेंट किन्होंने लाया था? कॉर्नवालिस ने लाया था। रियोट वाली सेटलमेंट किसने लाया था? थॉमस मुनरो ने लाया था। और महल वाली सेटलमेंट किसने लाया था? हॉल्ट मैकेंजी ने लाया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये एक बुक है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। वो किन्होंने लिखा था? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, या ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय जी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है दादा भाई नौरोजी ने लिखा था पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक का नाम आपको याद रखना है। सो द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन, आज के सेशन के लिए आखिरी क्वेश्चन जो है वो द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन ऑप्शन ए मुंबई, बी सूरत, सी अहमदाबाद, या डी चेन्नई। पहला जो है कॉटन टेक्सटाइल मिल कहाँ पे सेटअप किया गया था, ठीक है। सो आपको याद रखना है जो पहला जो है वो सेटल किया गया था मुंबई में। मुंबई में पहली बार जो है कॉटन टेक्सटाइल मिल जो है वो सेटअप किया गया था। ये कौन से ईयर में सेटअप किया गया था? 1854 में। अगर आपको याद रखना, अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो आपको ये याद रखना है 1853 में जो है ट्रेन जो है वो लाई गई थी, ठीक है। सो 1854 में जो है कॉटन मिल, अगर आपको इसको स्टोरी की तरह याद रखना है तो ये आपको ये याद रखना है कि 1853 में जो है पहली बार ट्रेन लाइन बिछाई गई थी। अब ट्रेन लाइन क्यों बिछाई गई है? ताकि कॉटन जो है एक जगह से दूसरी जगह को मूव कर पाए। तो पहले ट्रेन लाइन बिछी, उसके बाद जो है कॉटन एक जगह से दूसरी जगह मूव किया। तो आपको याद रखना है 1853 में जो है ट्रेन लाइन आया था, ट्रेन पहली बार जो मुंबई से थाने हमने पढ़ा, और 1854 में पहला जो है टेक्सटाइल मिल बिठाया गया था, ठीक है। कहाँ पे? बॉम्बे टेक्सटाइल मिल। मतलब कोवासजी नानाभाई दावर, वो एक लोकल रेसिडेंट थे और एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे मुंबई में। तो उन्होंने जो है पहली बार जो है कॉटन टेक्सटाइल मिल जो है उन्होंने एस्टैब्लिश किया था मुंबई में, ठीक है। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ओके, द क्वेश्चन इज हियर इटसेल्फ। क्वेश्चन जो है आपको आंसर यहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? द आंसर इज सेम, द पर्सन वॉरेन हेस्टिंग्स। वहां पे जो हमने लिखा था एक्सप्लेनेशन में, वहां पे भी लिखा था ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल टू, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ही टुक द चार्ज ऑफ गवर्नर जनरल ऑन 20 दिसंबर 1773, ठीक है। आपको याद रखना है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी वॉरेन हेस्टिंग थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी वॉरेन हेस्टिंग थे। बट आपको अभी भी वाइसरॉय कौन थे वो बताना है, ठीक है। ओके, द क्वेश्चन इज हियर इटसेल्फ। वाइसरॉय भी हमने यहीं पे क्वेश्चन डाल दिया है। तो द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड कैनिंग्स, लॉर्ड हार्डिंज, लॉर्ड डलहौसी एंड लॉर्ड एल्गिन, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर इज लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। सो आपको सारे क्वेश्चन के डाउट्स यहीं पे क्लियर हो गए, दैट्स वेरी गुड। आपको ये याद रखना है, आपको ये भूलना नहीं है, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। द टाइटल ऑफ वाइसरॉय वाज क्रिएटेड इन 1858 आफ्टर द म्यूटिनी ऑफ 1857। मैंने आपको बताया पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी, एक कंपनी ईस्ट इंडिया से, ब्रिटेन से एक कंपनी आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो आके यहाँ पे उन्होंने जो है कंपनी के रूप में यहाँ पे सेटल किया, ठीक है। तो उन्होंने जो है गवर्नर जनरलशिप जो शुरू किया था। बट 1857 के जो म्यूटिनी हुई, मतलब जो द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है हम जिसे कहते हैं, 1857 का जो है युद्ध हुआ था, उसके बाद जो है ब्रिटिश क्राउन जो है वो रूल करने लगा। तब से क्या आया? वॉइस रॉयशिप, ठीक है। वॉइस रॉयशिप उसके बाद से जो है वो आने लगा। तो आपको याद रखना है लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग वॉज द फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया, ठीक है, फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ कॉलोनलाइज्ड इंडिया, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्रिटिश गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय हु सर्व फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड इन इंडिया वाज। सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड, लॉन्गेस्ट टेन्योर कौन से जो है वाइसरॉय का था? ऑप्शन ए लॉर्ड इरविन, ऑप्शन बी लॉर्ड डेलहाउसी, ऑप्शन सी कर्जन, ऑप्शन डी लिलिंथगो, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, दैट इज लॉर्ड डेलहाउसी। उन्होंने सबसे ज्यादा जो है लॉन्गेस्ट पीरियड, लॉन्गेस्ट टेन्योर जो है उन्होंने सर्व किया था, ठीक है। Next question is which Government of India Act or the Charter Act
जनरेटेड द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल इन इंडिया। अभी हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे, कौन से एक्ट ने जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, राइट, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि हमारा प्रीवियस कंसेप्ट भी इसके साथ क्लियर हो गया। और अगर अभी तक आप वीडियो को अच्छे से देखते हुए आ रहे हैं तो इसका आंसर भी आपको पता चल ही गया होगा बाय लुकिंग एट द ईयर्स, ठीक है, लुकिंग एट द ईयर्स, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853 या चार्टर एक्ट 1813, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, दैट इज 1858। 1858 में हमने पढ़ा था, 1857 में म्यूटिनी हुई, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है पूरी तरीके से बंद कर दिया गया और जो है ब्रिटिश क्राउन जो है वो इंडिया में रूल करने लग गए। उसके बाद से जो है वाइसरॉयशिप जो है वो हम लोग देखने लगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the first constitutional measure introduced by British in India which worked till the framing of Indian Constitution was, ये एक important question है। इसका क्वेश्चन का ये मतलब है कि कौन सा ऐसा एक्ट या बिल जो है पास किया था ब्रिटिशर्स ने जिसने हेल्प किया फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि जिसने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो है फ्रेम करने में हमारा हेल्प किया। द एक्ट ऑफ 1919, द एक्ट ऑफ 1935, द इंडियन इंडिपेंडेंस बिल या फिर कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ सकता है, प्रोबेबल है, इसीलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। दैट इज द आंसर इज द एक्ट ऑफ 1935 सॉरी। सो अगर आपको पता हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1935 आया, उसका हम लोगों ने बहुत सारा हिस्सा जो है, जब हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया था तो उसका बहुत सारा हिस्सा जो है हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से जो है हम लोगों ने डायरेक्टली पिकअप किया था, ठीक है। हम लोगों ने बहुत सारे, जैसे ही 1919 के एक्ट से भी हम लोगों ने बहुत कुछ पिक किया, उसके बाद भी बहुत सारे जो 1909 में जो आया उससे भी हम लोगों ने बहुत सारे छोटे मोटे फीचर्स जो है हम लोगों ने लिए थे। बट 1935 से हम लोगों ने मेजॉरिटी ऑफ जो चंक, ठीक है, लिया था, दैट वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये आपको याद रखना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इज अ वेरी लैंडमार्क बिल या फिर एक्ट जो है बोल सकते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के लिए भी, ठीक है। Next question is subsidiary alliance was introduced by. Now this becomes a very important question. Subsidiary alliance किसने लाया था? लॉर्ड वेलेस्ली, सर जॉन शोर, रॉबर्ट क्लाइव या फिर लॉर्ड डलहौसी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप कि आपको आता भी होगा। हम लोगों ने प्रीवियस बहुत जब जूनियर क्लासेस में थे 7th 8th में तब भी हमने पढ़ा था। द आंसर इज लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली ने जो है सब्सिडियरी अलायंस लाया था। अब सब्सिडियरी अलायंस क्या है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा ब्रीफ बता दूं। नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी होता है सब्सिडियरी अलायंस। उसमें क्या हुआ था कि अगर आपको आर्मी मेंटेन करना है तो आप अपनी खुद की आर्मी नहीं मेंटेन कर सकते। आपके पास अगर आर्मी है तो आप अपने खुद की आर्मी नहीं मेंटेन कर सकते। आपको जो है ब्रिटिश का जो गिवन आर्मी है, ब्रिटिश आर्मी है, उसको एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। ब्रिटिश आर्मी जो है आपको आपको एक्सेप्ट करना होगा और दूसरी कोई भी आप खुद की आर्मी जो है प्राइवेट आर्मी आप नहीं बना सकते। और प्लस ब्रिटिश आर्मी का जो मेंटेनेंस का जो खर्चा है वो भी आप ही पे करेंगे। हम आपको आर्मी प्रोवाइड करेंगे, आपको उनका मेंटेनेंस भी करना है, आप खुद से कोई आर्मी भी नहीं रख सकते। दैट वाज सब्सिडियरी अलायंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेंटिक, मैक्यूले या फिर डलहौसी। ये चारों ऑप्शन है। लेट्स सी द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज लॉर्ड डलहौसी। लॉर्ड डलहौसी ने पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया था, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज एन एनेक्सेशन पॉलिसी। अगर आपको इसमें था ये नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी जिसमें आप अपने खुद की आर्मी नहीं मेंटेन कर सकते थे और आपको ब्रिटिशर्स की आर्मी मेंटेन करने थे। नाउ दिस वाज एन एनेक्सेशन पॉलिसी। ये ब्रिटिशर्स जो थे बहुत चालाक थे, ठीक है, बहुत चालाक थे। वो कहीं ना कहीं बहुत तरीके से हमें मैनिपुलेट करके हमारा जो हमारे खिलाफ ही हमें को यूज़ करके उन्होंने बहुत सारे लैंड जो है इकट्ठा वो करने लगे, ठीक है। दे यूज फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ इंसेप्शन उन्होंने यूज़ किया डिवाइडिंग एंड रूलिंग, ठीक है। हम सब में खोट डाल के उन्हें हमारे ऊपर राज किया 200 सालों तक। बस कुछ लोगों ने चंद लोगों ने हमारे ऊपर रूल किया फॉर 200 लॉन्ग ईयर्स, ठीक है। तो उन्होंने इस तरीके की चाल चले, लाइक सब्सिडियरी अलायंस, आप अपनी खुद की आर्मी नहीं यूज़ कर सकते, ब्रिटिश आर्मी लेना होगा, मेंटेन भी करना होगा। और साथ में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगर आपका जो है कोई लीगल एयर
लीगल एयर क्या होता है कि आपका खुद का अपना कोई बायोलॉजिकल बच्चा नहीं है तो आप अपना जो ज़मीन है वो किसी और को नहीं दे सकते, आपको ये देना पड़ेगा किनको, ब्रिटिश को, ब्रिटिश जो है एनेक्स कर पाएंगे। अब आप देखिए इसमें जो है प्राइम एग्जांपल है झांसी, झांसी की रानी का जो है यहीं से हम उनका जो है बोलबाला हमें देखने को मिला। झांसी की रानी जो थी रानी लक्ष्मीबाई, उनके पास अपना खुद का जो है लीगल बच्चा नहीं था, बट उन्होंने बोला कि मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी, मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी, इसीलिए हम बोलते हैं खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, तो बहुत सारे ब्रिटिशर्स ने जो है एनेक्स करने का कोशिश किया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत जो है झांसी को भी उन्होंने बाद में एनेक्स कर लिया था। जब हमारी झांसी की रानी जो है वीरगति को प्राप्त हुई, शी वॉज मार्टर्ड एंड देन दे एनेक्स्ड झांसी ऑल्सो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सब्सिडरी अलायंस, ये सब जो है 1857 का जो रिवॉल्ट है उसको आग लगाने में, मतलब 57 का रिवॉल्ट जो हुआ उसमें कहीं ना कहीं ये सब पॉलिसीज का भी बहुत बड़ा हाथ था। ठीक है, सो आपको याद रखना है लॉर्ड डेलहाउसी ने जो है ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का जो है ये जो इंट्रोड्यूस पॉलिसी जो है इंट्रोड्यूस किया था किसने, लॉर्ड डेलहाउसी, लॉर्ड डेलहाउसी ने जो है इसको इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिशियल एसोसिएटेड विथ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का किसको बोला जाता है, लॉर्ड रिपन को। ठीक है, लॉर्ड रिपन को जो है बोला जाता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की, क्योंकि उन्होंने जो है फर्स्ट टेस्ट ऑफ फ्रीडम बाय इंट्रोड्यूसिंग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 1882 में उन्होंने 1882 में मद्रास में उन्होंने म्यूनसिपल काउंसिल जो है वो फॉर्मेशन किया था, जिसमें बहुत सारे इंडियन लोगों को जो है दिया गया था, पावर दिया गया था कि वो जो है अपने म्यूनसिपैलिटी के आसपास के छोटे मोटे काम जो है वो कर सके। तो ये लॉर्ड रिपन जो थे उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था, क्या इंट्रोड्यूस किया था, हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, तो उनको बोला जाता है, लॉर्ड रिपन को क्या बोला जाता है, द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया के वो फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थे। ठीक है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, या द क्वेश्चन वाज थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया था स्लाइड, बट लेट अस बिगिन। द इंडियन म्यूटिनी बिगेन इन, इंडियन म्यूटिनी हम लोगों ने जो अभी डिस्कस किया दैट इज 1557, 1657, 1857, 1957। तो इसका करेक्ट आंसर ऑब्वियसली आप सबको आता होगा, द करेक्ट आंसर इज 1857। द इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 ऑल्सो कॉल्ड इंडियन म्यूटिनी, द सिपॉय म्यूटिनी, नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और नॉर्थ इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। ठीक है, वीर सावरकर जी ने बोला था, वीर सावरकर जी ने ये बोला था कि 1857 was not a सिपॉय म्यूटिनी, सिपाहियों का जो है म्यूटिनी नहीं था ये, बट इट was India's first war of independence, India's first war of independence। ठीक है, ये आपको याद रखना है। वीर सावरकर जी ये बोल के गए थे कि 1857 को जो है हम सिपॉय म्यूटिनी नहीं बोल सकते, बिकॉज इट वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। हम लोगों ने फर्स्ट टाइम रिबेल किया, हम लोग के अंदर इतनी हिम्मत आई कि हम लोगों ने जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ हम लोगों ने जो है आवाज़ उठाई थी। ठीक है, सिपॉय जो है आपको याद होगा हमारे वीर मंगल पांडे जी जो है उन्होंने जो बैरकपुर से जो है उन्होंने इस म्यूटिनी की शुरुआत की थी, और बाद में फिर मेरठ के जो है बहुत सारे लोग जो है दिल्ली गए वो, और वहाँ पे जाके उन्होंने जो है म्यूटिनी का शुरुआत किया था। इट वाज द फर्स्ट टाइम जब ब्रिटिशर्स को पता चला कि उनका जो है राज यहाँ पे जल्द से जल्द ही खत्म हो जाएगा, एंड 100 सालों के बाद उनका जो है राज को हम लोगों ने जड़ से उखाड़ फेंका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच रीजन डिड बिरसा मुंडा ऑपरेट अगेंस्ट दी ब्रिटिश। ठीक है, तो बिरसा मुंडा जी को जो है हम भगवान बोलते हैं, हमारे ट्राइबल्स के जो है वो भगवान माने जाते हैं, इसीलिए हम बिरसा मुंडा जी को भगवान बिरसा मुंडा जी के रूप में बुलाएंगे। तो भगवान बिरसा मुंडा जी ने कहाँ पे जो है अपना जो रिबेलियन है वो शुरू किया था, पंजाब, छोटा नागपुर, तराई या फिर मणिपुर। तो करेक्ट आंसर जो है दैट इज बी, छोटा नागपुर। द आंसर वुड बी छोटा नागपुर। ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा वॉज ग्रेट ट्राइबल लीडर बिलोंगिंग टू मुंडा आदिवासी के वहाँ के वो ग्रेट ट्राइबल लीडर थे। द मूवमेंट ऑपरेट अगेंस्ट ब्रिटिश इन छोटा नागपुर, झारखंड रीजन में जो है छोटा नागपुर जो है मैंने आपको आंसर बता दिया है। द यूनियन कैबिनेट एज अ मीटिंग held in 10th November 2021 observed 15 नवंबर, जो कल जो 15 नवंबर जो गया उसको जो बोला जाता है बिरसा मुंडा के बर्थ एनिवर्सरी, भगवान बिरसा मुंडा के जो है बर्थ एनिवर्सरी को क्या बोला जाता है, जनजातीय गौरव दिवस जो है उसके रूप में हम मनाते हैं। ठीक है, ये आपको आप याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में, गौरव
दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्मतिथि है, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भगवान बिरसा मुंडा। उन्होंने कहाँ से ऑपरेट किया था? छोटा नागपुर से, ठीक है, छोटा नागपुर झारखंड में जो है वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रिटिश क्राउन अज्यूम सॉवरेनिटी ओवर इंडिया फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी इन विच ईयर? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था सेम क्वेश्चन, ब्रिटिश क्राउन ने कब जो है अज्यूम किया था सॉवरेनिटी ईस्ट इंडिया कंपनी से, ठीक है। पहले हमने जो याद है बैटल ऑफ प्लासी, ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ बनी? बंगाल में। तो कौन से ईयर में जो है ब्रिटिश क्राउन आई? तो करेक्ट आंसर इज 1858 आफ्टर 1857 सिपोई म्यूटिनी, ठीक है, जस्ट नॉट सिपोई म्यूटिनी बट द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जब हम लोगों ने लड़ा था रिवॉल्ट ऑफ 1857, उसके बाद जो है 1858 में ब्रिटिश क्राउन ने जो है इसको दे केम एंड दे टुक ओवर, ठीक है। द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वॉज रिपील्ड बाय, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है उसमें क्या था कि आप जो है बिना परमिशन लिए, बिना जो है मजिस्ट्रेट के परमिशन लिए आप जो है कुछ भी नहीं छाप सकते इन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, ठीक है। अब इंग्लिश तो आपको समझ आ जाएगा, जो हमारे ब्रिटिशर्स थे उनको इंग्लिश समझ आ जाएगा, लेकिन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, हाँ, क्योंकि इंडिया इतना डाइवर्स कंट्री है, यहाँ इतनी भाषाएं है, इतनी बोली है, इतना लिखा जाता है, अलग अलग लैंग्वेजेस है, तो ये ब्रिटिशर्स को तो समझ तो नहीं आएगा, इसीलिए उन्होंने ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था, ताकि हम जो अपने वर्नाकुलर जो लैंग्वेज है, हम जिस लैंग्वेज में बोलते हैं, हम उस पर आपने अगर कुछ भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ लिखा तो जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो आपके प्रॉपर्टी इज व्हाट, हमारा जो टाइपराइटर है, हमारा जो है ना, जहाँ पे हम जो हमारे पास जो इक्विपमेंट्स है उन सबको जो है कॉन्फिस्केट कर देंगे। वो कॉन्फिस्केट, व्हाट इज कॉन्फिस्केट? मतलब वो उनसे ले लेंगे वापस, ठीक है, उनसे छीन लेंगे, उनसे जब्त कर लेंगे। तो किन्होंने जो है रिपील किया? ऑप्शन है रिपॉन, लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी विलियम बेंटिक, या ऑप्शन डी ग्लैडस्टोन। द करेक्ट आंसर वुड बी लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने, जो हम लोगों ने पिछले भी उसमें पढ़ा था, ही वॉज द फादर ऑफ व्हाट, अगर आपको याद हो देन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो लॉर्ड रिपन ने जो है इसको रिपील कर दिया था, ब्रिटिश वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसमें फ्रीडम ऑफ इंडियन लैंग्वेज, ठीक है, इंडियन लैंग्वेज प्रेस को जो है उसको कर्टेल कर दिया गया था, ठीक है। तो किसके अंदर? लॉर्ड वाइसरॉय। आपको बताना है कि वीपीए दैट इज वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है किसने लाया था? Was brought by whom? ये आपको क्वेश्चन है मेरी तरफ से, डू अटेम्प्ट दी क्वेश्चन इन दी कमेंट सेक्शन में जो है आप इसको अटेम्प्ट करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय विच चार्टर एक्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ट्रेड विथ चाइना केम टू एन एंड? चाइना के साथ उनका चाय का जो है व्यापार था, ठीक है, चाय और बाकी बहुत सारा ओपियम, अगर आपको पता है ओपियम के बारे में, तो वो चाइना के साथ काफ़ी बड़ा ट्रेड था, लेकिन वो कब खत्म हुआ, किसके अंडर में? तो चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। द करेक्ट आंसर इज चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ठीक है। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ने क्या किया था कि यूनाइटेड किंगडम के पास ये पावर्स था कि वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है वो जो जितना भी पावर था, क्या ये चाइना के साथ ट्रेड का, उसको कर्टेल कर दिया। बस जो टी का ट्रेड था, चाय का जो ट्रेड था, उसको कंटिन्यू करने को रखा, बाकी सारा जितना भी ट्रेड था उसके ऊपर ब्रिटिश पावर्स जो था, ब्रिटिश क्राउन का जो था वो पावर आ गया था उनके पास, ठीक है। ये आपको याद रखना है, 1813 का एक्ट था। बस चाय का जो पावर है उसको उन्होंने दिया, ये मोनोपोली दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी है वो चाय का मोनोपोली, चाय का ट्रेड कर सकती है, बाकी कोई भी कंपनी, इनफैक्ट जो गवर्नमेंट की कंपनीज है वो भी नहीं आके यहाँ पे कर सकती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following who fought against British revolt in 1857? 1857 के ब्रिटिश रिवॉल्ट में कौन कौन इन्वॉल्व थे? ए कुंवर सिंह, बी तात्या तोपे, सी नाना साहेब, डी मौलवी अहमदुल्ला। ऑप्शन ए ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन सी ए सी एंड डी, ऑप्शन बी ए बी एंड सी, एंड ऑप्शन सी बी सी एंड डी, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज ए ऑल ऑफ द अबव। जो ये चारों जो हमारे महान ग्रेट लीडर्स थे उन्होंने जो है फाइट किया था 1857 के रिवॉल्ट में, ठीक है। तो लीडर्स थे कौन कौन? कुंवर सिंह ने कहाँ से लड़ाई की थी? बिहार से। तात्या तोपे जी ने ग्वालियर से, नाना साहेब ने कानपुर से, और मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद से लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। झांसी से कौन? हमारी अपनी रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। The next question is the East India Company had taken Bombay from Bombay, उन्होंने किससे वापस लिया था, ठीक है। ऑप्शन ए द डच, ऑप्शन बी चार्ल्स वन, ऑप्शन सी चार्ल्स टू, एंड ऑप्शन डी इज पोर्चुगीज। किससे जो है बॉम्बे वापस लिया गया था? अब आपको ये समझना है कि इंडिया में जो है बंगाल कोई और रूल कर रहा था,
बॉम्बे कोई और रूल कर रहा था, मद्रास कोई और रूल कर रहा था, मतलब बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज जो है वो आई थी, विच इंक्लूड्स डैनिश, डच, पोर्टुगीज़, ठीक है, ब्रिटिश, ये सारे जो है लोग आए थे, ठीक है, वो लोग इंडिया में आए थे फॉर पर्पस ऑफ व्हाट, पर्पस ऑफ बिजनेस के पर्पस से वो आए थे, ठीक है। तो बॉम्बे किसी और के पास था, तो वो किसके पास था जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी ने वापस लिया? तो ऑप्शन इज चार्ल्स टू से जो है इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे वापस लिया था, ठीक है। On 21st May 1662 द मैरिज ट्रीटी ऑफ चार्ल्स टू ऑफ इंग्लैंड एंड कैथरीन ऑफ ब्रगैंजा, ये हुआ था, ये किस शादी हुआ था किसके बीच में? चार्ल्स टू ऑफ इंग्लैंड एंड कैथरीन ऑफ ब्रगैंजा, डॉटर ऑफ किंग जॉन फोर ऑफ पोर्टुगल, ठीक है। प्लेस्ड बॉम्बे इन पोजीशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर एज अ पार्ट ऑफ डाउरी ऑफ कैथरीन टू चार्ल्स, ठीक है। तो पहले ये पोजीशन किसके पास था? हमारे पोर्चुगीज़ के पास था, ठीक है। पोर्चुगीज़ ने क्या किया, इसको दहेज के रूप में, मतलब बॉम्बे जो है, आप सोचिए बॉम्बे जो है दहेज के रूप में, ठीक है, किसके रूप में? डाउरी के रूप में किसको दिया? चार्ल्स को दिया, ठीक है, चार्ल्स टू को दिया। और चार्ल्स टू से किसने ले लिया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले लिया। समझ आ गया? ये है कहानी आपको, मतलब आप समझिए बॉम्बे को दहेज के रूप में दे दिया गया। क्या मतलब कितने वो उनको पावरफुल थे उस समय कि उन्होंने बॉम्बे को कैप्चर तो किया, बाद में उसको दहेज के रूप में भी दे दिया, ठीक है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोमेंटस डिसीजन टू ट्रांसफर द कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली टू एन्यूल द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड abolish द इंडियन इंडेंजर्ड लेबर was taken during the viceroyalty of लॉर्ड, कौन से वाइसरॉय के वाइसरॉयल्टी के समय जो है कैलकाटा से दिल्ली हो गया था हमारा कैपिटल, ठीक है। आपको मालूम होगा 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन वाज डन बाय विच लॉर्ड? लॉर्ड कर्जन, ठीक है। लॉर्ड कर्जन ने जो बंगाल जो डिवाइड कर लिया था, तो उसको कैपिटल को किसने शिफ्ट किया? उनके बाद जो है बहुत सारे प्रोसीजर्स हुए, उसके बाद जो है कैलकाटा से शिफ्ट कर लिया गया दिल्ली को, कैपिटल को जो चेंज कर दिया गया। तो कौन से वाइसरॉयल्टी के समय हुआ था? हार्डिंज, मिंटो, क्लेम्सफोर्ड या रीडिंग? द करेक्ट आंसर इज लॉर्ड हार्डिंज के जो वाइसरॉयल्टी के समय जो है इसको चेंज कर दिया गया, ठीक है। द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स वाज, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के फर्स्ट मेंबर कौन थे? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड ऑप्शन डी इज सी आर दास और चित्तरंजन दास, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज ए, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी वॉज इलेक्टेड एज द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स द फिन्सबरी सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसी, फिन्सबरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से उन्होंने लड़ाई, वो जो है उनको वो खड़े हुए, इलेक्ट हुए और बाद में वो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के वो एक लीडर बन गए, ठीक है। बीइंग अ सब्जेक्ट ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, मतलब वो ब्रिटिश इंडिया के सिटीजन थे। ही वॉज अलाउड टू टेक पार्ट इन द इलेक्शन, ठीक है, ही वॉज अलाउड टू टेक पार्ट इन द इलेक्शन, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा दादा भाई नौरोजी थे वो फर्स्ट हाउस ऑफ कॉमन्स, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के वो लीडर थे, ठीक है। Next is the first Bengali drama written to highlight the brutality of British indigo planters. British indigo planters was option A रश्त गोफ्तर, ऑप्शन बी नील दर्पण, ऑप्शन सी शोमे प्रकाश या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज नील दर्पण। नील मतलब इंडिगो, इंडिगो एक कलर होता है, ठीक है, ब्लू कलर का एक कलर होता है इंडिगो। तो इंडिगो वर्कर्स को उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है प्रताड़ित किया, ठीक है। हाँ, वो जो है तीन कथिया, आपको अगर आपको पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि तीन कथिया एक सिस्टम था। तीन कथिया में ये होता था कि आपको 1/3 जो लैंड है उसमें आपको इंडिगो प्लांट करना ही करना होता था। इसकी वजह से क्या होता है, बिकॉज इंडिगो जो है एक बहुत फ्रेजाइल प्लांट होता है, उसको बहुत ज़्यादा नरिशमेंट की ज़रूरत होती है। और अगर आपने एक छोटे से लेबरर के अगर 1/3 अगर ज़मीन में भी अगर आपने ये इंडिगो प्लांटेशन कर दिया तो वो बाकी के ज़मीन में खाना कहाँ उगाएगा? उसके बाद आप उसको लगान भी लगाते, वहाँ पे आपने उसके ऊपर लगान भी लगा के रखा, इतना ज़्यादा 3 गुना 4 गुना टैक्स आपने लगा के रखा है, तो वो बेचारा खाएगा क्या? तो उसको जो है डिपेक्ट करने के लिए एक नील दर्पण का एक बंगाली ड्रामा बनाया गया था। नील दर्पण द इंडिगो मिरर इज अ बंगाली प्ले राइट रिटन बाय होम? दीनबंधु मित्र, दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया था 1858-1859 में। कहाँ पे पब्लिश किया गया था? ढाका में। और उनका जो ऑथर का नाम जो है उन्होंने स्यूडोनियम जो मतलब उन्होंने एक अलग सा नाम देके जो है उसको किया, ठीक है।
इंडिगो रिवोल्ट भी हुआ था, नील विद्रोह जिसको बोला जाता है, इंडिगो रिवोल्ट जो है बंगाल में हुआ था। इसके बाद जो कहीं ना कहीं काफ़ी सुधार हुआ। अगर आपको पता है तीनगठिया जो सिस्टम है वो बिहार में भी था, और जब चंपारण सत्याग्रह हुआ था तो गांधी जी का इसमें भी काफ़ी बड़ा रोल था कि इंडिगो प्लांटेशन में थोड़ा फ्रुगैलिटी, या फिर आप जो कह सकते हैं उतना जो हम जो टॉर्चर करते हैं उसको थोड़ा रिड्यूस किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कौन से ईयर में हुआ था? अगर आपको पता है देन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ऑप्शन ए लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड, ऑप्शन बी लॉर्ड रेडिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड इरविन, ऑप्शन डी लॉर्ड वेवल। द करेक्ट आंसर इज, इट्स वेरी इजी आंसर ऑल्सो, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के समय जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो हुआ था ये भी हुआ था, और आपको याद रखना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो है वो भी इनके समय हुआ था। ठीक है, लॉर्ड इरविन के समय ही हुआ था। ठीक है, पूना पैक्ट भी इन्हीं के समय हुआ था, पूना पैक्ट भी इन्हीं के समय हुआ था। ये आपको याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं वो आपको बताते हुए भी जा रही हूँ। ठीक है, वो ये 1926 से 1931 तक थे, आपके जो गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय जो थे वहाँ तक थे। एंड दिस वाज द टिमल्चस पीरियड ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया। टिमल्चस पीरियड क्यों? क्योंकि उस समय जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सॉल्ट सत्याग्रह, और उस समय फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। 1930s के समय जो है आफ्टर कमिंग ऑफ गांधी जी जो हमारा फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस था वो भी काफ़ी ज़्यादा डबल ट्रिपल हो गया था, और लोगों को अब क्या चाहिए था? वो चाहते थे कि अब वो इंडिपेंडेंट हो जाए, किससे? ब्रिटिश के रूल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशन इन इंग्लिश हैड बीन इनिशिएटेड बाय लॉर्ड। ऑप्शन ए कर्जन, ऑप्शन बी बेंटिक, ऑप्शन सी हेस्टिंग्स, या फिर ऑप्शन डी मैक्यूले। कौन से लॉर्ड के अंदर जो है इंग्लिश में एजुकेशन जो है देने का जो बात है, सिलसिला है, वो शुरू हुआ था? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी मैक्यूले। ऑप्शन बी मैक्यूले। ऑप्शन बी मैक्यूले जो है थॉमस बेबिंगटन मैक्यूले, उन्होंने जो है वो सेक्रेटरी थे किसके? बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। उन्होंने जो है अंडर जो है लॉर्ड ग्रे के अंदर जो है उन्होंने जो है सेक्रेटरी थे, और उन्होंने क्या था लाया था? मैक्यूले माइन्यूट इन 1835। मैक्यूले माइन्यूट जो है उन्होंने लाया था, जिसमें वो जो चाहते थे कि लोगों को इंग्लिश में पढ़ाया जाए। ठीक है, एंड नॉट इन संस्कृत एंड पर्शियन, मतलब उर्दू या संस्कृत या हिंदी तो था नहीं उस समय वैसे भी, बट गुरुकुल शिक्षा में जो है जिस लैंग्वेज में या फिर मदरसा में जो जिस लैंग्वेज में सिखाया जाता था उसमें नहीं सिखा के हमें इंग्लिश ज्ञान देना चाहिए, बिकॉज एज पर देम इंग्लिश वॉज अ मोर सुपीरियर लैंग्वेज, एंड एंग्लो इंडियन जो हम जो बोलते थे वो काफ़ी ज़्यादा जो इन्फीरियर था। बट जो अगर उनको शायद पता नहीं था उस समय कि हम जो थे उनसे काफ़ी आगे थे, उनसे बहुत ज़्यादा आगे थे, लेकिन उनको ऐसा लगता था कि इंग्लिश सुपीरियर था, तो वो इसी की वजह से वो चाहते थे कि वो इंग्लिश इम्पार्ट करे, इंग्लिश एजुकेशन इम्पार्ट करे। ठीक है, सो 1835 मैक्यूले माइन्यूट आपको याद रखना, इंग्लिश इंट्रोडक्शन इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन क्रैक्स द ब्रिटिश इंडियन सिविल सर्विसेज। ठीक है, इंडियन सिविल सर्विसेज, ब्रिटिश इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री। ऑप्शन ए सत्येंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन सी बी आर.सी. दत्त, ऑप्शन सी W.C. बैनर्जी, या फिर ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। द करेक्ट आंसर इज सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये आपको याद रखना है, मैं इसको स्टार मार्क करके दे देती हूँ। ये आपको याद रखना है, सत्येंद्र नाथ बैनर्जी वॉज द फर्स्ट ICS और इंडियन सिविल सर्विसेज। ठीक है, ब्रिटिश इंडियन सिविल सर्वेंट थे वो फर्स्ट। ठीक है, द शिमला कॉन्फ्रेंस कॉल्ड बाय लॉर्ड वेवल टू डिस्कस द सो कॉल्ड वेवल प्लान। यस, द सो कॉल्ड वेवल प्लान जो डिस्कस करने के लिए फेल्ड ड्यू टू अकाउंट ऑफ, किसकी वजह से जो है फेल हुआ? जिन्नास डिमांड दैट मुस्लिम लीग अलोन वुड नॉमिनेट मुस्लिम मेंबर्स टू एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये था, या फिर बी द डिमांड ऑफ कांग्रेस टू इंक्लूड द मेंबर्स ऑफ ऑल कम्युनिटीज इन देयर कोटा टू द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, क्या ये रीजन था? थर्ड रीजन द डिमांड ऑफ शेड्यूल कास्ट टू रिजर्व द सीट इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन प्रोपोर्शनेट टू द पॉपुलेशन, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये सारे रीज़न थे जिसके वजह से जो शिमला कॉन्फ्रेंस जो है वो फेल हो गया था। ठीक है, फेल हो गया था क्योंकि जिन्ना क्या चाहते थे कि मुस्लिम लीग में जो रिप्रेजेंटेशन हो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में तो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम रहे, ये जिन्ना साहब का जो ये मानना था। सेकेंड, कांग्रेस भी ये चाहती थी कि बहुत सारी कम्युनिटीज़ को इक्वल जो है मिले,
चांस मिले। थर्ड, शेड्यूल कास्ट का जो है रिजर्वेशन सब चाहते थे, सो इसकी वजह से जो है ये फेल हो गया। वेवल प्लान 1945 शिमला कॉन्फ्रेंस, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गांधी जी फेमस क्विट इंडिया मूवमेंट कॉल्ड दी ब्रिटिश वाज गिवन इन 1943, 1941, 1942, 1940। दिस इज वेरी इजी। द करेक्ट आंसर इज 1942 ग्वालियर टैंक। ग्वालियर टैंक या फिर अगस्त क्रांति मैदान, ठीक है। अगस्त क्रांति मैदान में जो है उन्होंने ये जो क्विट इंडिया भारत छोड़ो मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन जो है उन्होंने शुरू किया था। तो आपको याद रखना 8 अगस्त को जो है 1942 में जो है इसको उन्होंने लॉन्च किया था। इसको क्या बोला जाता है, क्योंकि अगस्त में लाया जाता है इसलिए इसको अगस्त क्रांति मैदान, या फिर आपको कहीं कोई बुक्स में ग्वालियर टैंक भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो दोनों आंसर करेक्ट है, आपको याद रखना है 1942 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया वॉज ग्रांटेड फ्रीडम ड्यूरिंग विच ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। कौन से ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टरशिप के अंदर जो है इंडिया को आज़ादी मिली थी? क्लेमेंट एटली, विंस्टन चर्चिल, रैमसे मैकडोनल्ड या विलियम पिट। करेक्ट आंसर इज क्लेमेंट एटली। 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है वो क्लेमेंट जब पास हुआ था तब क्लेमेंट एटली जो लेबर पार्टी के जो थे वो मेंबर थे, ठीक है। तो 2 यूनियन में पड़ गया, एक पाकिस्तान और एक इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओनली वाइसरॉय टू बी असैसिनेटेड। कौन से वाइसरॉय का जो है असैसिनेशन या पॉलिटिकल मर्डर जिसको भी हम बोलते हैं, किसका हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड एलेनब्रो या फिर लॉर्ड मेयो। द करेक्ट आंसर इज लॉर्ड मेयो का जो है मर्डर हुआ था, ठीक है। अफरीदी पठान शेर अली अफरीदी ने पोर्ट ब्लेयर में उनका जो है मर्डर किया था, दैट इज असैसिनेशन उनका किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द हंटर कमीशन अपॉइंटेड बाय वाइसरॉय प्रोव्ड। हंटर कमीशन जो सेटअप किया था वो किसके लिए सेटअप किया गया था? बारदोली सत्याग्रह, खिलाफत एजिटेशन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, मैसेकर ट्रेजेडी या फिर चौरी चौरा इंसिडेंट, ठीक है। सो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था, मैसेकर था, उसमें जो है हंटर कमीशन सेटअप किया गया था तो देखने के लिए कि क्या रीजंस थे, क्यों जो है इस तरीके के जो है ऑर्डर्स दिए गए जनरल डायर द्वारा कि वो मासूमों की जान ले, ठीक है। मासूम जो लोग थे वहाँ पे जो बैसाखी सेलिब्रेट करने गए थे उनकी जान लेने का क्यों उनको जो है इतना ज़रूरत पड़ा कि उन्होंने ओपन फायर कर दिया। मैनी पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स, इट वाज द बिगेस्ट मैसेकर दैट हैपेंड इन इंडियन सॉइल, ठीक है। सो ये हमें याद रखना है, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था इट वाज नॉट अ ट्रेजेडी, इट वाज अ मैसेकर, हत्याकांड था वो। तो वो हंटर कमीशन इसीलिए सेटअप किया गया था, ठीक है, टू प्रोब इन जलियांवाला बाग हत्याकांड। Next, who convinced the British in 1829 to outlaw सती? Very important, आपको मालूम होगा, I know। तो ऑप्शन है राजा राम मोहन रॉय, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, श्री लोकमान्य तिलक या फिर भगत सिंह। तो सती को आउटलॉ करने के लिए राजा राम मोहन रॉय जी का जो है बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन था, ठीक है। तो ये हम सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इंट्रोड्यूस डायरकी सिस्टम। डायरकी सिस्टम मतलब एक लेवल में ही 2 जो है सिस्टम लाया गया, ठीक है। मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, 1919, 1935 या फिर नॉन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज 1919, ठीक है। डायरकी में क्या होता है कि आप जो है इस तरीके से जब मॉन्टेगू क्लेम्सफोर्ड जो रिफॉर्म्स लाया गया था उन्होंने क्या किया कि जो प्रोविंशियल लेवल है, प्रोविंशियल लेवल मतलब उस समय का प्रोविंशियल लेवल अब अभी का स्टेट्स जो है उसको समझ सकते हैं। तो प्रोविंशियल लेवल में 2 हाउसेस उन्होंने ला दिया, ठीक है। 2 हाउसेस ला दिया था। उसकी वजह से क्या होता है कि कोई मतलब अगर आपको कोई बिल पास करना है तो स्टेट्स में ही 2 हाउसेस थे, उसको क्या बोला गया है? डायरकी। तो वो डायरकी लाया गया था 1919 के एक्ट में। इसको आप मॉन्टेग क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। मॉन्टेग क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म, लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड थे उस समय के वाइसरॉय, ठीक है। Last question for today's and last question for history would be the Royal Indian Navy mutiny or revolt happened in 1945, 1946, 1947, 1948. The correct answer is 1946 में जो है रॉयल नेवल म्यूटिनी जो है वो हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? HMIS जो है शिप का नाम था अद्यार इन मद्रास, ठीक है। HMIS अद्यार जो है मद्रास प्रेसिडेंसी में ये अटैक हुआ था क्योंकि म्यूटिनियर्स ने क्या किया था? अटैक किया था एंड अटैक दी शोल्डर्स, जो सोल्जर्स थे, ब्रिटिश सोल्जर्स थे, उनके ऊपर उन्होंने अटैक किया था बिकॉज
बिकॉज दे वर ट्रीटिंग देम सो पुअरली, सो बैडली, उनको खाना भी इतना ख़राब दिया जाता था कि उन्होंने जो है रिवॉल्ट कर ही दिया, बिकॉज कहीं ना कहीं एक ब्रेकिंग पॉइंट वो आ जाता है लोगों में, ठीक है। तो ये भी था रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी, ये आपको याद रखना 1946 में, ठीक है। सो ये जो है हमारे हिस्ट्री का क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। अब आप सोचेंगे कि मैंने बहुत सारे जो है टॉपिक्स छोड़ दिए, बट आपको ये याद रखना है मैंने जो ये टॉपिक्स जो मैंने अभी यहाँ पे लिए हैं बहुत सारे कॉमन टॉपिक्स है। लाइक मैंने यहाँ पे आपका जो है बहुत सारे सत्याग्रह, चंपारण मूवमेंट, चौरी चौरा इंसिडेंट, ये सब के ऊपर डिस्कस नहीं किया, बिकॉज ये हमें पता है। हमें इस ऐसे टॉपिक्स पे भी ध्यान देना चाहिए जो हमें ना पता हो, जैसे क्वेश्चंस बहुत सारे, जैसे मैंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में पढ़ा है, तो वो हमें पता तो होता है, बट क्या पता कि कब जो है एग्जाम का थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो और इस तरीके के थोड़े टफर क्वेश्चन जो है आपको पूछ लिया जाए। तो मैंने ये मेक श्योर किया कि मैं आपको एक कंप्रिहेंसिव जो है वीडियो लाकर उसमें आपके बहुत सारे टॉपिक्स जो है उसको क्लियर करूँ। अगर आपको अच्छा लगे देन डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। आप जो है जितना कमेंट को एंगेजिंग रखेंगे दैट विल बी वेरी गुड। ऑल्सो ट्राई टू पार्टिसिपेट, जब हम पढ़ रहे हो साथ में आप आंसर लिखने की भी कोशिश करिएगा, ठीक है। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम दूसरा जो है सब्जेक्ट उसको लेकर आएंगे एंड वी विल डिस्कस इट वेरी थॉरली, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो गिव इट अ लाइक, सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।